अरे मम्मी, अब क्या बताऊं आपको। मेरी सास ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। बुढ़ा तो चला गया ऊपर और इसको हमारी छाती पर मूंग दगलने को छोड़ गया है। रोशनी अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे बेटी, पर तेरी सास तो बिल्कुल मिट्टी की मादो है, मिट्टी की मादो। तो उससे घर का कितना काम करवाती है, पर बेचारी चुपचाप करती रहती है। अगर घर पर काम करने के लिए नौकरानी रखेगी तो पैसे खर्च होंगे, पर तुझे तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल रही है और तू ऐसा बोल रही है। पुष्पा ने अपनी बेटी रोशनी से कहा, हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ये गांव के लोग तो बड़े ही सीधे होते हैं। अच्छा मम्मी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, देखती हूँ उस बुढ़िया ने घर का काम किया या नहीं। इतना बोलकर रोशनी फ़ोन रख देती है। रोशनी रसोई में जाकर देखती है तो सिंक बर्तनों से भरा हुआ था। उसने अपनी सास को आवाज़ लगाते हुए कहा, ये सिंक के बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं किए आपने? अगर इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, वरना। सास को उंगली दिखाते हुए रोशनी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली और 70 वर्षीय सास को धक्का देते हुए अपने कमरे में चली गई। कलावती जी बर्तन साफ करने लगी। वो अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन फिर भी रोशनी दिन रात उन्हें अनाप शनाप सुनाती रहती थी। लेकिन कलावती जी अपनी बहू की बातों का जवाब नहीं दे सकती थी। सास एक बात कहती तो रोशनी घर में हंगामा इतना खड़ा कर लेती थी कि पड़ोसी तक आ जाते थे। इसलिए कलावती जी नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी बवंडर हो जिससे पड़ोसी में बातें बने। वह अपनी बहू की बातों को चुपचाप सुनकर सब सहन कर लेती थी। कलावती जी के पति राजकुमार जी का देहांत हुए 20 साल गुजर चुके हैं। सूरत में ही उनकी कपड़ों की काफ़ी बड़ी दुकान थी और काफ़ी बड़ा घर है। राजकुमार जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। कलावती जी अपने पति की अचानक मौत से बहुत टूट चुकी थी। पति के बिना उनका जीवन अधूरा था। 2 बच्चों का भार अब अकेले उनके कंधों पर था। अपने पति की दुकान बेच उन्होंने पैसे अपनी बेटी और बेटे की पढ़ाई में लगा दिए। कलावती जी का बेटे का नाम संदीप और बेटी का नाम जूही है। जूही की शादी एक संपन्न परिवार में हुई है और वो अपने पति के साथ न्यूयॉर्क में रहती है। जूही के शादी के बाद उनके बेटे संदीप की शादी रोशनी नाम की लड़की से हुई। अब रोशनी के एक 7 साल का बेटा जॉनी भी है, जो कि बहुत प्यारा है और अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। जॉनी भी ट्यूशन से आ गया था। कलावती जी ने जॉनी को खिलाया पिलाया और फिर उसे सुला दिया। तब तक कलावती जी का बेटा संदीप भी जॉब से घर आ गया था। उसे भी कलावती जी ने ही खाना खिलाया, दूध दिया। रोशनी तो फोन पर किसी से बातें करने में व्यस्त थी। कलावती जी ने रोशनी का खाना भी उसके कमरे में ही जाकर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है। रोशनी शाम के समय रसोई में कदम भी नहीं रखती थी और अपना खाना कमरे में ही मंगवाती थी। कलावती जी उसके सारे काम करती, घर को भी संभालती, उसके बेटे को भी संभालती, किंतु बूढ़ी जान थक कर बेहाल हो जाती थी। कभी आराम करने का मन करता तो बहू फरमान सुना देती थी कि अगर अपना खर्च उठवाना है तो घर संभालना होगा। तो बस वे अपनी बूढ़ी हड्डियों से जबरदस्ती काम लेती रहती थी। कलावती जी की बेटी जूही अपनी माँ से मिलने मायके आई हुई है। वो अपनी माँ से किसी भी काम को करने को मना करती थी और अपनी माँ का खूब ख्याल रखती थी। जूही अपने ऑफिस के किस्से सुना सुना कर उनको हंसाती रहती थी। जूही और कलावती जी को हंसता देख रोशनी जल भुन जाती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अब घर का सारा काम भी उसको ही करना पड़ता था,
तो और भी चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। उसकी आंखों में दोनों माँ बेटी में इतना प्यार खलता था। जूही की अगले दिन न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी, तो उसने अपनी माँ को भी विदेश आने के लिए कहा, लेकिन माँ ने कहा, बेटा मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, मेरा यहाँ घर है। संदीप और उसकी पत्नी भी तो है। उनके दामाद सूर्य ने भी अपनी सास से काफ़ी आग्रह किया, किंतु कलावती जी अपनी बात पर अडिग रही और जूही को विदेश भेज दिया। जूही के जाने से रोशनी बहुत खुश हुई। उसने अपनी ननद के जाते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और कलावती जी पर अत्याचार करने लगी। एक दिन कलावती जी ने रोशनी का विरोध भी किया, तो रोशनी ने घर में इतना बवंडर मचाया कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए और संदीप के भी ऐसे कान भरे कि वो भी अपनी माँ को ही सुनाने लगा। तब से कलावती जी ने कान पकड़ लिए थे कि रोशनी को कुछ नहीं कहेंगी। ओफो, ये क्या हुआ आज? आज आंख कैसे नहीं खुली? बाप रे, 7 बज चुके हैं। जोनी का तो आज स्कूल लेट हो जाएगा और आज तो उसका एग्जाम भी है। रोशनी टाइम देखते हुए हड़बड़ा कर उठी और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर आकर संदीप और जोनी को जगाया और अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा, अम्मा जी, नाश्ता जल्दी रूम में ही ले आओ। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने फिर से आवाज़ लगाई, अरे ओ अम्मा, नाश्ता ले आओ। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई, तो रोशनी गुस्से से लाल किचन में गई, तो वहाँ कोई भी नहीं था। कलावती जी को किचन में ना देख रोशनी तिलमिला उठी। वो उनके कमरे में गई। उन्हें सोता देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। बुढ़िया यहाँ आराम से सो रही है, मैं पागलों की तरह आवाज़ लगा रही हूँ। उसकी तेज आवाज़ सुन कलावती जी की आंखें खुल गईं। वे हड़बड़ा कर उठकर बैठ गईं। बुढ़िया, मैं थक कर चूर थी, इसीलिए मेरी आंख नहीं खुली, तो तू भी नहीं उठी। जोनी और संदीप को आज लेट हो जाएगा। तूने नाश्ता तक नहीं बनाया और किचन में दूध भी नहीं है। तू दूध भी नहीं लाई आज। सुबह सवेरे उठते ही कलावती जी का काम शुरू हो जाता था। वे घर से काफ़ी दूर से सुबह सवेरे ही दूध लाती। बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं गया, तो मैं क्या करूं? तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं जानती। अब तू जाने तुझे कैसे करना है। इतना कह रोशनी कमरे से बाहर निकल गई। कलावती जी पलंग से उठने की कोशिश करने लगी, तो उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पलंग से उतरी। धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। सामने की तरफ बेटा खड़ा था। वो अपने बेटे से बोली, बेटा संदीप, आज मुझसे चला नहीं जाएगा। तू ऐसा कर, दूध तू लिया आज। माँ, मुझे तो वैसे ही ऑफिस को लेट हो रहा है और लेट हो जाऊंगा तो आज की छुट्टी हो जाएगी, फिर आज की पेमेंट काट ली जाएगी मेरी। तुम आराम आराम से चली जाओ। अम्मा, आपको समझ नहीं आता क्या? कितना लेट करोगी अब? जाओ जल्दी, और जल्दी जाओ। रोशनी ने उनको दूध का डब्बा और पैसे हाथ में देते हुए कहा। संदीप को भी अपनी माँ पर दया नहीं आई। कलावती जी ने दूध का डब्बा और पैसे थामे और बुझे मन और बोझल कदमों से चल पड़ी। घर से कुछ दूरी पर चलने के बाद उनका सर चकराने लगा और वह धड़ाम कर नीचे सड़क पर गिर पड़ी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पर पड़े हुए पाया। उन्होंने सोचा, मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर हूँ, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो ना तो वो उनका घर था और ना ही उनका बिस्तर। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? उनके कानों में आवाज़ गई।
उन्होंने देखा एक औरत की आवाज़ थी, बेटा तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? माँ जी, मेरा नाम कविता है। आप सड़क पर चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, मैं भी वहाँ से गुजर रही थी। आपको वहाँ बेहोश देखा तो अपनी गाड़ी में आपको बैठाकर घर ले आई। बेटा मेरे पैसे कहाँ हैं? कलावती जी ने घबरा कर पूछा। तो कौन से पैसे माँ जी? बेटा मैं दूध लेने जा रही थी, मेरे पास 250 रुपये थे और मेरा दूध का डब्बा कहाँ है? माँ जी, ना तो आपके पास पैसे थे वहाँ और ना ही डब्बा। बेटा मेरे पैसे और मेरा डब्बा कहाँ गया? कलावती जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, शायद आपके पैसे और डब्बा कोई उठाकर ले गया है। बेटा तू मुझे ऑटो करके घर छुड़वा दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं माँ जी, इसमें मेहरबानी कैसी? लेकिन आप पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, तू मुझे बस घर छुड़वा दे। ठीक है माँ जी। कविता कलावती जी के लिए ऑटो करा उनको घर छुड़वा देती है। उधर कलावती जी के घर में रोशनी ने हंगामा खड़ा किया होता है। बुढ़िया ना जाने कहाँ धक्के खा रही है। जितना जल्दी सोचा था आज उतना ही देर कर दिया है। पूरा 1 घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं आई है। दूध लेने गई थी कि दूध निकालने गई थी? आज आने दो बुढ़िया को। आज इसको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी रोशनी नहीं। उधर संदीप सोचता है, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। तभी दरवाज़ा खुलता है तो कलावती जी डरी सहमी बोझल कदमों से अंदर आई। रोशनी ने सास के हाथ बिना डब्बे के खाली देखे तो उसकी आंखों में खून उतर आया। डब्बा कहाँ है? दूध कहाँ है? और पैसे कहाँ हैं? कलावती जी चुप रहीं तो रोशनी ने फिर से पूछा, अम्मा दूध कहाँ है? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कलावती जी लड़खड़ाती जबान में बोली, बहू मुझे चक्कर आ गए थे। जब आंख खुली तो खुद को किसी के घर पाया, लेकिन डब्बा और पैसे किसी ने उठा लिए। बस इतना सुनना था कि रोशनी ने अपनी सास को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, फिर तुझे ही आने की क्या जरूरत थी? तुझे तो कोई उठाकर नहीं ले गया। चल अब घर से बाहर निकल। जिसके यहाँ गई थी उसी के यहाँ जा। चल निकल अभी मेरे घर से। और अपनी सास को धक्का दे दिया। रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? संदीप ने कहा, तुम चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ करने दो, नहीं तो खुद को चोट पहुँचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी कि मुझे मेरी सास ने मारा है। इतना सुन संदीप चुप हो गया। रोशनी ने अपनी सास को बाहर खड़ा कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कलावती जी दरवाज़ा पीटती रहीं, बेटा खोल दे, बहू खोल दे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कलावती जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था। वे बहुत देर तक बाहर बैठ इंतजार करती रहीं, मगर किसी ने दरवाज़ा ना खोला। जब संदीप और जोनी बाहर निकले तो कलावती जी ने बहुत मिन्नतें की बेटे से, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि माँ, आप रोशनी को तो जानती हो कैसी है। मुझे ऑफिस और जोनी को स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया है। इसकी स्कूल बस भी आकर चली गई। मैं चलता हूँ। पापा दादी को अंदर भेज दो ना, जोनी ने कहा तो उसे भी संदीप ने यही बोल दिया कि तुझे पता नहीं तेरी माँ कैसी है, और फिर जोनी को ले वहाँ से निकल पड़ा। कलावती जी ने बहुत दरवाज़ा पीटा, लेकिन रोशनी टस से मस ना हुई। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो बहुत देर तक दरवाज़ा खुलने का इंतजार करती रही। जब बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो थक हार कर कलावती जी वहाँ से निकल पड़ी। भूखी प्यासी बूढ़ी विधवा औरत जाए तो कहाँ जाए, न हाथ में पैसे न शरीर में जान। कलावती जी की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से भूख की मार वे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं, जहां उन्हें फिर से चक्कर आया
और वे वहीं गिर पड़ी। वहाँ एनजीओ की गाड़ी अक्सर चक्कर लगाती रहती थी। जो भी उन्हें कोई वृद्ध, बेसहारा या अनाथ बच्चे मिलते, वे उन्हें आश्रम ले जाती, जहां उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। जब एनजीओ की गाड़ी वहां से गुजरी और उसकी टीम ने कलावती जी को ऐसे बेहोशी की हालत में देखा, तो वे उन्हें आश्रम ले गईं, जहां उनका ट्रीटमेंट चला और उन्हें अच्छे से सेवा दी गई, जिसके चलते वो 2-3 दिन में ही अच्छा महसूस करने लगी। लेकिन जो दर्द उनके सीने में था, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस तरह उन्हें भूखे प्यासे बीमारी की हालत में बेइज्जत करके घर से निकाला गया, उस पल को वे भूल नहीं पा रही थीं। रह रहकर वो पल उनके सीने पर वार किए जा रहा था। उन्हें इस बात को सोच सोच कर बड़ी बेचैनी हो रही थी। मेरे घर से मुझे ही बेइज्जत करके निकाला गया है। इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इसका कर्ज तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा, अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। कलावती जी वृद्ध आश्रम में रहने लगी। उधर विदेश न्यूयॉर्क में जूही ब्लॉग्स देख रही थी। जूही को ब्लॉग्स देखने का बड़ा शौक था। अक्सर वह एनजीओ के ब्लॉग्स देखना पसंद करती थी, क्योंकि वह खुद भी बेसहारा लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। जब उसने अपनी माँ को एनजीओ के एक ब्लॉग्स में देखा, तो पहले तो उसने सोचा कि ये तो मेरी माँ जैसी दिखती है, लेकिन जब उनका नाम पता चला तो जूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी माँ को देख उसकी आंखें फटी रह गई। छुट्टी का दिन था। सूर्य भी घर पर ही अपना ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। जब उसने सूर्य को उसकी माँ फोन में दिखाई, तो उसके भी होश उड़ गए। वह सर पकड़कर बैठ गया। जूही गुस्से में बोली, मेरी माँ वृद्ध आश्रम में, मेरे भाई भाभी ने उनकी ये दुर्दशा कर दी कि उनको वृद्ध आश्रम में शरण लेनी पड़ी। जूही गुस्से में बोले जा रही थी, जूही तुम फटाफट इंडिया चलने की तैयारी करो, लेकिन आपका तो ऑफिस का जरूरी काम है। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है जूही, और माँ से जरूरी मेरे लिए दुनिया का कोई काम नहीं है। हम कल की फ्लाइट से ही इंडिया जा रहे हैं बस। जूही ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी की और अगले दिन की फ्लाइट से वे इंडिया आ पहुँचे और उसी एनजीओ में अपनी माँ के पास पहुँच गए। जब अचानक कलावती जी ने अपनी बेटी जूही और अपने दामाद सूर्य को वहाँ देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, बूढ़ी आंखें ना जाने क्या क्या देख लेती हैं, मुझे मेरी बेटी और दामाद क्यों दिखेंगे। जूही दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग बहुत जोर जोर से रोने लगी। कलावती जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। वो बोली, मेरे बच्चों, तुम विदेश से कब आए? माँ, आप सारे सवाल बाद में करना, पहले घर चलो। नहीं, मैं अभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ, उस घर में नहीं, हमारे घर चलो, मैं दूसरे घर लेकर चलता हूँ। मैंने आते ही एक किराए के घर का इंतजाम कर लिया था। ठीक है बेटा। इतना कह कलावती जी उनके साथ किराए के फ्लैट में चली गई। वहां आकर सबने खाना पीना किया और फिर जूही ने माँ से सारी बातें पूछी। कलावती जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सब बातें सुनकर जूही की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह संदीप के पास आने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, तो माँ ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया। बेटी, ये मसला तुम दोनों भाई बहनों का नहीं, माँ बेटे और सास बहू का मसला है। इसे तू मेरे ऊपर ही छोड़ दे। मेरा ही घर और मुझे ही घर से बाहर ढकेल दिया। मेरी बहू ने मुझे तमाचा मारा और मेरा बेटा चुपचाप सब देखता रहा। ये बात मेरे सीने पर हजारों वार करती है। मैं और माँओं की तरह नहीं हूँ कि बेटा बहू वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं।
तो वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मैंने आश्रम में रहकर पहले ही ठान लिया था कि जब तक उन्हें अपने पैरों में गिराकर माफ़ी ना मंगवा दूं, मैं भी कलावती नहीं। जब तक वे लोग मेरे पैरों में पड़कर मुझे मेरे घर ना ले जाएं, ना तो चैन से जीऊंगी और ना ही जीने दूंगी। मैंने बहू के अत्याचार हमेशा चुपचाप सहन किए, हमेशा काम करती रही, कभी उफ तक ना की। तब भी मेरे साथ इतना घिनौना अपराध किया, इसके लिए उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ माँ, सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। जूही ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे उन्हें पुलिस से सज़ा नहीं दिलवानी है। मुझे उनके सीने पर वही वार करने हैं जो उन्होंने मेरे सीने पर किए हैं। जो जख्म उन्होंने मुझे दिए वही जख्म मैं उन्हें महसूस कराना चाहती हूँ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन माँ, ऐसा कैसे होगा? जूही और सूर्य ने एक साथ पूछा। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी ये बूढ़ी माँ करती क्या है। ठीक है, आप जो भी करें, हम आपके साथ हैं। जूही, ला बेटा, जरा मुझे थोड़ी सी खीर बनाकर दे दे। ठीक है माँ। जूही रसोई में गई और खीर बनाकर अपने माँ के लिए ले आई। कलावती जी ने खीर खाई और आराम करने कमरे में चली गई और सो गई। अगले दिन अपने पोते जोनी के छुट्टी के समय कलावती जी उसके स्कूल जा पहुंची। जोनी अपनी दादी को देख बड़ा खुश हुआ और अपनी दादी के गले से लग गया। दादी, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? जोनी रोता हुआ बोला। कलावती जी उसे अपने साथ फ्लैट में ले आए। उधर जब जोनी घर नहीं पहुंचा तो रोशनी को टेंशन होने लगी। उसने सोचा बस ट्रैफिक जाम में फंसी होगी। जब पूरा 1 घंटा हो गया उसकी टेंशन बढ़ती गई। उसने स्कूल में फ़ोन किया, पता चला वो तो कभी का जा चुका है। इतना सुन उसके होश उड़ गए। उसे चक्कर आए, वह वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने तुरंत अपने पति संदीप को फ़ोन लगाया। संदीप भी रोशनी की बात सुन घबरा गया क्योंकि टाइम भी काफ़ी ऊपर हो चुका था और जोनी स्कूल से भी निकल चुका था। संदीप तुरंत ऑफिस से निकल पड़ा और सबसे पहले स्कूल जा पहुंचा। स्कूल भी अब बंद हो चुका था। संदीप का सोच सोच कर सर फटने लगा। बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। संदीप पागलों की तरह इधर उधर आसपास अड़ोसी पड़ोसी जोनी के सब दोस्तों के यहाँ जा जाकर थक चुका था। उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी। वह थक हार कर घर आया तो उसके साथ जोनी को ना पाकर रोशनी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी, मेरे बच्चे को लाकर दो, चाहे जहां से भी लाकर दो। संदीप अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन भी गया, जहां जोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस ने संदीप से पूछा, आपकी किसी से किसी तरह की दुश्मनी है क्या? तो संदीप ने मना कर दिया। पुलिस वालों ने यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। संदीप और रोशनी घर आ गए। रोशनी पागल होने को हो रही थी। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। संदीप मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं। अगर मेरा जॉनी नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा जॉनी लाकर दो मुझे। वह संदीप से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। संदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रोशनी को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। संदीप भी अपने बच्चे के लिए रोने लगा। यह हमारे कर्मों की सजा हमें मिल रही है। मैं बहुत पापी औरत हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने अपनी देवी समान सास पर इतने अत्याचार किए, उनके साथ इतना अन्याय किया। आज उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा कलेजा मेरे जोनी के लिए फटा जा रहा है।
तो अम्मा का क्या हाल हुआ होगा जब मैंने उन पे अत्याचार कर उन्हें उन्हीं के घर से निकाला और उनके बेटे से दूर किया। मैंने अपनी सास पर हाथ उठाया, उन्हें इस घर से बेइज्जत कर बाहर कर दिया। आज मुझे वो तड़प, वो जख्म अपने सीने पर महसूस हो रहे हैं जो मैंने अम्मा को दिए। सोनाली रोशनी बदहवास हालत में रो रो कर अपने जुर्म कबूल किए जा रही थी। इसका भागीदार मैं भी हूँ। रोशनी, तुम तो बहू थी, मैं तो अपनी माँ की संतान, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैंने ही उनके जज्बात नहीं समझे, उनका दिल दुखाया। मेरी माँ बाहर खड़े विनती करती रही, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मेरी माँ ना जाने कहाँ होगी, जीवित होगी भी या नहीं। संदीप अपनी माँ को याद कर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। रोशनी भी रोए जा रही थी। अब वह दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और भगवान से माफ़ी मांग रहे थे। उन्हें बेटे और माँ दोनों की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा था। संदीप, हमें माँ जी और जोनी दोनों को ढूंढना है, रोशनी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। जहाँ कहीं भी होंगी, माँ के पैरों में गिरकर उन्हें उनके घर वापस लाना है। चलो हम खुद ढूंढते हैं। दोनों घर से निकलने ही वाले थे, तभी देखते हैं सामने से जोनी चला आ रहा है। जोनी को देखते ही दोनों माता पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम कितने परेशान हुए, बोल कहाँ था? जोनी से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी दादी का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसे भी दादी की प्लानिंग का पता चल गया था। उसने 100 बहाने बना डाले तो उसकी माँ ने कहा कि चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटा हमें वापस मिल गया। उसे खाना खिलाते हैं तो मना कर देता है कि पेट भरा हुआ है। संदीप, अम्मा को घर लाना है, चलो अम्मा को ढूंढने। वह जोनी को साथ लिए अम्मा की तलाश में निकल जाते हैं। वे एनजीओ में पता करते हैं तो पता लगता है कि उनकी बेटी और दामाद उन्हें यहाँ से ले गए हैं। यह सुनकर दोनों के सर और भी शर्म से झुक जाते हैं। वह आसपास के किराए पर चढ़े फ्लैट में भी पता करते हैं, जहां उन्हें एक फ्लैट में कलावती जी और जूही और शौर्य मिल जाते हैं। माँ को देख रोशनी और संदीप उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कलावती जी उन्हें अपने पैरों से उठाती हैं और कहती हैं, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, हमेशा उनकी लंबी उम्र, उनकी सेहत, उनकी उन्नति की मनोकामना करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आज के समय में बच्चे माता पिता से बुढ़ापे में दूर भागते हैं, उन्हें खुद से दूर करने के जतन खोजते रहते हैं, जबकि बूढ़े माता पिता ही घर की शान होते हैं, घर का मान सम्मान होते हैं। फिर उन्हें बुढ़ापे में उठाकर घर से बाहर क्यों फेंक दिया जाता है, उनको समझ क्यों नहीं आता है। बढ़ती उम्र के साथ हम बुजुर्ग भी तो बच्चे जैसे ही हो जाते हैं। हम बस प्यार के भूखे होते हैं, जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहते हैं। अम्मा, मुझे एहसास हो गया है एक माँ की तड़प क्या होती है। भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं, जो मैं आज अपने नीच कर्मों पर शर्मिंदा हूँ। माँ, मैं भी आपका दोषी हूँ, जो चुपचाप सब देखे जाता था। आप तो हमारा मान है, अभिमान है। संदीप ने अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहा, चलो माँ, अपने घर चलो। जूही, चलो, सब घर चलो। रोशनी और संदीप ने सबको घर चलने के लिए कहा। हाँ ठीक है, चलो, सब अपने घर चलते हैं, लेकिन पहले एक काम तो कर लो। कैसा काम? सबने एक साथ आश्चर्यचकित होकर कहा। तो कलावती जी बोली, अरे बादाम वाली खीर तो खा लो सब। सब हंसने लगे, बोले,
माँ घर चलते हैं, वहीं खा लेंगे। सब कलावती जी के साथ उनके घर आ गए तो रोशनी ने कलावती जी को घर के द्वार पर ही रोक लिया। सब स्तब्ध रह गए। रोशनी जल्दी से कलश में चावल भर लाई और दरवाजे में रख दिया। अम्मा, मैंने बहुत तिरस्कार के साथ आपको आपके घर से निकाला था। आज सम्मान के साथ आप गृह प्रवेश करो। कलावती जी का नई दुल्हन की तरह गृह प्रवेश कराया गया। कलावती जी की आंखों में आंसू छलक आए। अपने सब बच्चों को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। रोशनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी थी। 2 दिन बाद सूर्य और जूही विदेश चले गए। अब कलावती जी और रोशनी खुशी खुशी प्यार से रहने लगी। रोशनी ने सारी किटी पार्टी खत्म कर दी। अब उसके घर किसी सहेली का आना जाना भी नहीं था। वो अपनी सास की सेवा करके अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर रही थी। अब उनके घर में सुख शांति थी और कलावती जी अपनी बहू से खूब सेवा करा रही थीं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या कलावती जी ने सही फैसला किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।